हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड में आगामी जो आपकी परीक्षा है परिवहन आरक्षी और उसके अलावा आपका जो समीक्षा अधिकारी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो जीएस के अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी आपका यूजफुल हो सकता है ये वीडियो। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो जनरल स्टडी का पेपर है, इसकी पीडीएफ आप संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर लें। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है, जिसमें कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस के क्वेश्चन सम्मिलित करने का हमने प्रयास किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन श्रावस्ती में ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद किया गया था। इसमें एक क्वेश्चन और छुपा है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूके ट्रिपल एससी द्वारा, उसमें पूछा था कि अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन या अंगुलीमाल डाकू का संबंध आपके किस महाजनपद से था। तो जो आपका श्रावस्ती है, श्रावस्ती में ही, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में करी, परंतु उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया पहला, परंतु उनके जीवन का सबसे जो ज्यादा समय व्यतीत हुआ था वो श्रावस्ती में हुआ था। मतलब क्योंकि था ये कि 12 महीनों में से 8 महीने महात्मा बुद्ध पूरे भारत में जहां जहां वो पहुंच सकते थे वहां वहां भ्रमण करते थे। तो एक स्थान पर तो रहते नहीं थे, लेकिन जो बरसात के 4 महीने होते थे, जिस समय उत्तर के विशाल मैदान में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, तो उस समय वो 4 के 4 महीने श्रावस्ती में ही रहते थे। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में ही दिए। अंगुलीमाल डाकू, जिसका महात्मा बुद्ध ने हृदय परिवर्तन कर दिया, वो आपका श्रावस्ती महाजनपद से संबंधित था। तो उसमें जो अंगुलीमाल डाकू है उसका हृदय परिवर्तन किस वर्ष किया, ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष? ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया था महात्मा बुद्ध द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शकों का दमन करने के कारण किस गुप्त शासक को सकारी भी कहा जाता है? शक, जो भारत में आपके मध्य एशिया से आए हुए एक ऐसे कबीलाई लोग ही थे। शक है, कुषाण है, ये दोनों ही आपके कबीलाई लोग थे। क्योंकि शकों के संबंध में एक चीज और डिफरेंट है, भारत में आने वाले जो 4 विदेशी आक्रमणकारी थे, शक, कुषाण, पहलव, पहलव मतलब ईरानी, पारसियनों को पहलव कहा गया, पल्लव नहीं पहलव, और उसके अलावा पल्लव नहीं है, वो पहलव है, या भारतीय ग्रंथों में जिन्हें पार्थियन कहा जाता है, और इंडो ग्रीक यानी कि भारतीय यूनानी, भारतीय यूनानी, इंडो ग्रीक, पहलव यानी कि पार्थियन, और शक और कुषाण। शक वही जिसका एक महान शासक रुद्रदामन हुआ, जिसने संस्कृत का पहला विशुद्ध संस्कृत का अभिलेख लिखा है, जूनागढ़ अभिलेख, वो शक थे। तो शकों का प्रभाव आपके गुप्तों के काल तक रहा था। शकों का दमन किया आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वैसे तो इसकी जो अवधि मिलती है 375 से आपके 412 ईस्वी तक मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि 378 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। इस बीच इसका एक बड़ा भाई रामगुप्त शासक बना था। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, जिसके दरबार में नवरत्न भी थे, कालिदास जैसे लोग, कालिदास इन्हीं के समकालीन है, तो इन्होंने ही आपका शकों का दमन करा, और शकों का दमन करने के कारण ही सकारी, शकों का अंत करने वाले या शकों के घमंड का नाश करने वाले के रूप में इन्होंने सकारी की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक गुलरुखी शीर्षक में कविताएं लिखता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक? देखो, जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें से 2 शासक अपने आप में बहुत बड़े साहित्यकार भी हुए। एक तो आपका फिरोज शाह तुगलक हुआ, पिछली परीक्षा में आपका शायद जो समीक्षा अधिकारी हुआ है उसमें पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी। जो आपका फुतुहात फिरोज शाह ही है, यानी कि फिरोज शाह की अपनी आत्मकथा है, इसी ने लिखी। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। यदि हम किसी दूसरे के जीवन के संबंध में चीजें लिखते हैं तो वो आपका जीवनी कहलाती है, और अगर हम अपने ही संबंध में अपने जीवन के वृत्तांत को लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा कहलाती है। तो वो तो फिरोज शाह तुगलक था। दूसरा आपका जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी मतलब आपका बहलोल लोदी के बाद दूसरा आपका लोदी शासक हुआ था। लोदी भारत में अफगान साम्राज्य के आपके
शासक थे, अफगानी थे, ये तुर्क नहीं थे, लेकिन तुर्की साम्राज्य का हिस्सा है। दिल्ली सल्तनत को हम तुर्क शासक ही बोलते हैं। थे ये अफगान। तो सिकंदर जो लोदी है, सिकंदर लोदी बहुत बड़ा क्या आपका साहित्यकार था। इसने भारतीय आयुर्वेद के ग्रंथ का भी फारसी में अनुवाद करवाया। उसके अलावा इसने अपनी जो जीवनी है वो भी, अपनी आत्मकथा जो जीवनी है वो भी लिखवाई थी। और उसके अलावा इसने एक कविता का संग्रह बनाया था गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम का जो कविता संग्रह है वो आपका इसी का है। जैसे आपका मुगल में जो अंतिम बादशाह थे आपका बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। जफर नाम इसलिए मिला क्योंकि वो जफर नाम से शायरियां लिखते थे, क्योंकि बहादुर शाह के दरबारी थे मिर्जा गालिब और उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह ने जब उनसे शायरियां सीख करके शायरियां लिखना शुरू करा तो उन्होंने उन शायरियों को शीर्षक दिया था आपका जफर। तो इसीलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया, बहादुर शाह जफर। तो ये जो सिकंदर लोदी है ये भी लिखता था शायरी, मतलब कविताएं गुलरुखी शीर्षक में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः किस वर्ष लगाया गया? जजिया कर, वैसे तो जजिया कर आपका अकबर द्वारा कहा जाता है कि आपका 1563-64 के बीच किसी वर्ष में, इन्हीं दोनों वर्षों के बीच में कहीं पर उसने आपका जजिया कर भारत में पूर्णतः समाप्त कर दिया। जजिया एक धार्मिक कर है। यदि कोई व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार कर ले तो उससे नहीं लिया जाता था। ये इस्लाम के लोगों का इस्लामीकरण करने की एक नीति हुआ करती थी इस्लामिक शासकों की, ताकि इसमें कर का भार डाल दो, आर्थिक रूप से दबाव में आएगा तो खुद ही धर्म परिवर्तन कर लेगा, इस तरीके से। लेकिन अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद जहांगीर ने इस स्थिति में किसी भी तरह का कोई छेड़खानी नहीं करी। एक बार आपका जो शाहजहां है वो लगाना चाहता था, लेकिन उसके जो दरबारी है उन्होंने उसे मना कर दिया। उसके बाद आपका औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर क्या था, सुन्नी मुसलमान था, तो उसने आपके इस्लामी परंपराओं को बहुत कट्टरता से भारत में लागू करा। भारत के कई मंदिरों को, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, वृंदावन का मंदिर है, इन मंदिरों को तोड़वाया था। उसने मोहनसिब नामक अधिकारी भी नियुक्त किए थे धर्म की देखरेख करने के लिए। पीरों की मजार पर दिए जलाना बंद कर दिया, जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू करा 1679 ईस्वी में। फिर ये चलता रहा, कभी थोड़ा बहुत हल्के उसके साथ, और अंत में आपका 1720 ईस्वी में भारत में अंतिम रूप से जजिया कर खत्म करा मोहम्मद शाह ने, जिसे हम रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को। जिस तरह मार्टिन लूथर ने क्या करा था, समाज में एक नई क्रांति, नया आपका परिवर्तन करा था, उसी तरह भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना भरने का जो श्रेय दिया जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज को दिया जाता है। जुलूसों के माध्यम से विरोध करना और स्वदेशी, स्वराज, स्वराष्ट्र जैसे जो शब्द सबसे पहले प्रयोग करे वो आपके आर्य समाज ने ही करे। आर्य समाज के द्वारा ही इन शब्दों का प्रयोग आधिकारिक रूप से, जैसे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो एक आपका नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। जैसे स्वराज शब्द है, इसका जो आधिकारिक प्रयोग हुआ था वो 1905 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था। लेकिन स्वराज, स्वदेशी और स्वराष्ट्र शब्द का प्रयोग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे, जिन्होंने विदेशियों की गुलामी को खत्म करने के लिए लोगों को मन से जागृत होने के लिए आह्वान करा। और भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जो एक तरीके से उदय हुआ, वो राष्ट्रवाद के उदय में सबसे प्रमुख भूमिका आर्य समाज की रही थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की। इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक जो पुस्तक लिखी थी उसमें भारतीय अशांति का जनक कहा था आर्य समाज को, और बाल गंगाधर तिलक को भी। तो जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर इस वजह से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जो 1924 में बेलगांव में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन 1924। उसके पहले भी महात्मा गांधी कभी अध्यक्ष नहीं रहे और उसके बाद भी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आजीवन जुड़े रहे वो, जब तक वो जिंदा रहे तब तक। हालांकि उनका ये विचार था कि
आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन करा नहीं, उसे एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाया गया। लेकिन महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1924 में बेलगांव में आयोजित हुआ था, बस। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार किस दिन गठित की गई थी? अंतरिम सरकार घोषित करने की घोषणा तो हो गई थी आपका 24 अगस्त 1946 के दिन घोषणा कर दी थी अंग्रेजों ने कि आप अपनी अंतरिम सरकार गठित कर लो, और आपका 16 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बन रही है करके मुस्लिम लीग ने क्या करा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी बनाया, दंगे फसाद शुरू करा दिए। और जो आपका भारतीयों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कुछ दलों ने मिलकर के जो आपका पहली अंतरिम सरकार बनाई थी, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, वो बनाई थी 2 सितंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रधानमंत्री बने थे, और ये आपका जो 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार थी, उसमें मुस्लिम लीग के जो स्थान थे उनको खाली छोड़ करके गठित कर दी गई थी। तो इसकी गठन की जो आपके गठित हुई थी वो हुई थी 2 सितंबर 1946, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस कमेटी की सिफारिशों पर शामिल किए गए? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शुरुआत से नहीं थे, बाद में आपका जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, उसके द्वारा 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपके जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, उनमें अनुच्छेद 51 क के रूप में आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाकी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो आपका बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो आपका प्रावधान है उसमें मौलिक कर्तव्य में भी है, तो तब 11 हो गए, नहीं तो 1976 में ये बने थे आपके 10 मौलिक कर्तव्य, 51 क में जिन्हें रखा गया था। और ये आपकी सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा, जो आपके सिफारिश की थी उसमें कहा गया था कि मौलिक कर्तव्यों को जो आपका सोवियत संघ है उन्हीं की तर्ज पर बनाया जाए, लेकिन सोवियत संघ की तरह इन्हें क्या मतलब न्यायालय के द्वारा या कानूनन इंप्लीमेंट कराने के लिए बाध्य ना किया जाए, बल्कि लोगों में इसका स्वतः ही आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका विकास हो जाएगा और मौलिक कर्तव्यों को वो मानना शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी बोलते हैं, ये एक आपका संसदीय विधान द्वारा बनाई गई कमेटी है। नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग होता था, ये भी आपका संसदीय विधान द्वारा है। क्षेत्रीय परिषद, ये भी आपके एक संसदीय विधान द्वारा बनाया गया है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। संवैधानिक का मतलब आपका संवैधानिक, असंवैधानिक का मतलब यहां अर्थ है संविधान में वर्णित है या नहीं है, वैधानिक से नहीं। कानूनन तो है, वैधानिक तो है, ये वैध है, अवैध नहीं है, बट संवैधानिक नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में, तो ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र भी करेगा आर्थिक नियोजन और राज्य भी करेगा, दोनों के लिए आपका इसमें कानून बनाने की क्या है, शक्ति प्रदान है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। पहले क्या होता था, मतलब आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो या राज्य की मंत्रिपरिषद हो, वो आपके मनमाने तरीके से पद बांट दिए जाते थे। मंत्रालयों की कोई संख्या ही नहीं रहती थी, संतुष्ट करने के लिए फलाने को भी मंत्री बना दिया, फलाने को भी। तो इससे क्या हो रही थी, अराजकता फैल रही थी। भारत में एक वीआईपी कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो इसी को खत्म करने के लिए जो 91वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा सदस्यों की संख्या का आपका, जैसे हमारी लोकसभा है वर्तमान में 543 सदस्य, तो इसका 15% से अधिक नहीं होती। लगभग 80 आपका मंत्री हो सकते हैं केंद्र सरकार में। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपका 70 सदस्य विधानसभा है, लोकसभा के संबंध में भी विधानसभा, इसका 15% क्या होता है, 15 सत्ते 105, 10.5। लेकिन जहां सीटें कम हैं, वहां
12 सदस्य अधिकतम क्या हो सकते हैं, मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। यानी कि 15 और 12, 15% और 12 में से जो भी अधिक हो वो रहेगा। ठीक है, तो 12 अधिक है हमारे हिसाब से, या जिनमें आपके 40 सदस्य है जैसे गोवा में, तो वहां पर क्या है आपका 12 से 15 चक्को 66 ही मंत्री हो सकते हैं, तो वहां 12 हो सकते हैं वहां भी। तो ये प्रावधान है 15% या 12 में से जो भी अधिक हो। तो 15% 91 में संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश द्वारा मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में स्थान दिया गया? मौलिक अधिकारों को सबसे पहले आपका वैसे लाया गया था 1215 ईस्वी में। मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार हुआ था कहां? इंग्लैंड में। कहां तैयार हुआ था? इंग्लैंड में, जिसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। यही मैग्ना कार्टा है, संसार में पहला मौलिक अधिकारों का दस्तावेज था ये। लेकिन सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी फ्रांस ने, और 1789 में जब संविधान लागू हुआ फ्रांस का, तो उसमें मौलिक अधिकार भी थे। वैसे भी समता, आपका बंधुत्व, ठीक है, भ्रातृत्व की भावना, स्वतंत्रता, समता, ये क्या है? फ्रांस की मौलिक जो आपका क्रांति है उसके बेसिक रूल है, बेसिक आपके सिद्धांत हैं। उसी स्ट्रक्चर पर फ्रांस खड़ा है। समानता और स्वतंत्रता के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, सभ्य समाज की। तो स्वतंत्रता और समानता मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो 1789 में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को जगह दी किसने? फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया गया? देखो, खेलो इंडिया जो आपके गेम्स हैं वो आपके भारत में बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। नए युवाओं की खोज करने के लिए आपके लगातार खेलो इंडिया गेम्स जो आपके चलाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्तर पर, आपके ओपन स्तर पर। उसके अलावा इस बार आपके जो विकलांग हैं, पैरा जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए भी आपका पैरा ओलंपिक खेल शुरू कर दिए गए हैं, और इनका उद्घाटन केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने आपका नई दिल्ली में किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में कितने नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी का नंबर था 7, उसे बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आने वाले समय में इस 7 नंबर का उपयोग कोई भी खिलाड़ी अपनी जर्सी में नहीं कर पाएगा। इससे पहले ये आपका सम्मान सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, उनके सम्मान में 10 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया था बीसीसीआई द्वारा। इसीलिए वर्तमान में जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उनमें कोई भी खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी का उपयोग नहीं करता है, अब 7 नंबर की जर्सी का उपयोग नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, मतलब जो आपका प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन का जो आपका जो वैश्विक पर्यावरण में जो आपका क्लाइमेट चेंज, या आप जिन्हें हम जलवायु परिवर्तन पर जो वार्षिक बैठक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो आपका जो कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज है उसका जो सम्मेलन होता है, उसे, ये 28वां सम्मेलन था। तो इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ आपका दुबई में, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात में इसका दुबई शहर में आयोजन किया गया। किसका? कोप 28 का 28वां संस्करण था। इससे पहले आपको पता है ग्लासगो में बहुत महत्वपूर्ण हुआ था 2021 में। 2015 का पेरिस सम्मेलन भी, जलवायु सम्मेलन जिसे आप बोलते हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। अगला, डेकाकॉर्न बनने वाली पहली भारतीय ब्रांड कौन सा है? डेकाकॉर्न का मतलब क्या है? मतलब यूनिकॉर्न। आपने सुना होगा कि जो स्टार्टअप आपके $1 बिलियन, जो स्टार्टअप आपके $1 अरब की जो आपके संपत्ति बना लेते हैं या पूंजी बना लेते हैं, या पूंजीकरण हो जाता है जिस कंपनी का $1 अरब, उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। डेका 10 से बनता है, 10 आपका $बिलियन अगर किसी कंपनी का कुल आपका राजस्व बन गया है तो वो डेकाकॉर्न कहलाएगी। तो आईपीएल को, इंडियन प्रीमियर लीग को ये दर्जा प्राप्त हुआ है। वैसे बायजूस भी आपका एक डेकाकॉर्न कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां स्थापित किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व वर्तमान में है अभी, वो है आपका श्रीशैलम नागार्जुन, जो आपका
आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है उसकी सीमा पर है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। लेकिन वर्तमान में इससे बड़ा दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट में जो रानी दुर्गावती यानी कि वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क है, उसको देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और कुछ समय बाद देश का पहला सबसे बड़ा जिसका क्षेत्रफल है वो टाइगर रिजर्व होगा, दमोह या रानी दुर्गावती नेशनल पार्क है, दमोह मध्य प्रदेश में, जो अभी तक था श्रीशैलम नागार्जुन के पास। अगला, एंटीवायरस का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। एंटीवायरस कब किया जाता है? जब कोई आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है वायरस से। तो इन्फेक्टेड का मतलब जो दूषित हो गया है, ऐसे फाइलों को क्लीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस का। अगला क्वेश्चन है, आजकल मोशन पिक्चर में बदलाव करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? मोशन पिक्चर में बदलाव करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग और कंप्यूटर डिजाइन। तो किसी भी आपके वीडियो को या मोशन पिक्चर को एडिट करने के लिए या उसमें कोई भी बदलाव करना हो, नई चीजें जोड़नी हो, तो उसके लिए वीडियो एडिटिंग नामक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किसने किया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बोलते हैं जिसे, जो आपका एक तरीके का हमारा चीजों को समझने का आपका क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का एक तरीका है जो सरल बना देता है कंप्यूटर स्क्रीन और व्यक्ति के बीच के संवाद को। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संबंध प्रयोग करने वाली पहली कंपनी थी जेरोक्स कॉर्पोरेशन। इसी ने ही सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका प्रयोग किया था कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से सिग्नल कन्वर्जन का उपकरण है, सिग्नल कन्वर्जन कौन करता है? मॉड्यूलेटर, मोडेम जिसे बोलते हैं, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मोडेम आपका क्या है? सिग्नल कन्वर्जन, यानी कि सिग्नल को चेंज करता है, क्योंकि जो लाइन में आपने टेलीफोन लाइन है उस पे जो सिग्नल चलते हैं वो आपके विद्युत तरंगों के रूप में चलते हैं, और जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं वो डिजिटल तरंगों में बदल जाते हैं। तो विद्युत तरंगों से डिजिटल तरंगों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मॉड्यूलेटर इसे काम करता है। और जब कंप्यूटर से आपके दूसरी जगह भेजना हो तो सिग्नल को क्या करना, आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलना डिजिटल से, वो डिमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर का ये काम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता? कौन सा प्रोटीन शरीर में, ब्लड में आपका एक हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त में अंदर नहीं जमने देता। हाँ, रक्त अगर कट करके सिराओं से बाहर आ गया है शरीर से, तो फ्राइबिनोजन नामक जो आपका प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है, उससे वहां पर रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है। तो फ्राइबिनोजन तो बनाने का काम करता है थक्का, लेकिन बाहर जब कट जाए शरीर बाहर स्रावित हो रहा हो। और हेपेरिन जो लीवर द्वारा उत्सर्जित होता है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त में थक्के नहीं बनने देता। यही वजह है कि हमारे शरीर में सर्कुलेशन चलते रहता है। थक्का बनना तो काफी घातक है, वो हृदय में आपके फंसे चाहे आपके ब्रेन में फंसे तो उससे स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो हेपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। अगला, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड आपका रूरल डेवलपमेंट है, जो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने के लिए एक आपका एजेंसी की तरह काम करती है, जो हमारा RBI है उसी के अधीन। तो उसके द्वारा वित्त पोषित करती है चीजों को कृषि क्षेत्र के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। तो नाबार्ड की जो आपका मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? औसत ऊंचाई, संसार में सबसे ज्यादा जो औसत ऊंचाई है, एक स्थान की नहीं, एक स्थान में तो सबसे ऊंचा पॉइंट एवरेस्ट है नेपाल में, एशिया महाद्वीप हो गया। ओवरऑल औसत ऊंचाई जो संसार में सबसे ज्यादा है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप की, 1846 मीटर है ये ओवरऑल औसत ऊंचा, जबकि एशिया महाद्वीप केवल 983 मीटर है, इसका जस्ट आधा देख लो। तो कुल मिला ये दूसरे नंबर पर और उनकी इससे भी कम है। तो संसार में सबसे ऊंचा जो ओवरऑल महाद्वीप है, सबसे ऊंचा महाद्वीप वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? कोलार गोल्ड माइंस कहाँ है? कर्नाटका में। भारत का सबसे बड़ा जो सोने का निक्षेप है वो कोलार में है। आपको पता है कोलार, थोड़े दिनों पहले एक पिक्चर भी आई थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड।
तो कोलार आपका किससे संबंधित है? कर्नाटका की गोल्ड माइनों से। तो ये 25 क्वेश्चन है आपके, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना कि जो आपका स्नातक लेवल का प्रश्न पत्र हुआ है उस लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगा इसमें, ये 12वीं का है उससे सरल लेवल रखेगा, इसीलिए क्वेश्चनों का फॉर्मेट लगभग यही रहेगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन डाल सकता है, बट उसके जितना कठिन फॉर्मेट इसमें नहीं अपनाएगा, इस बात को आप ध्यान में रख ले। हाँ, हिंदी के लिए वो जो पहाड़ी शब्दावली वगैरह है उनको पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके मामले में भी आपका फॉर्मेट थोड़ा सरल रखेगा, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा अपनी। धन्यवाद।